Hello everyone, this is Rishu and I welcome you to this platform Rishu Science Academy जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, चाहे वो आपका बीपीएससी का हो, DSSS हो, केबीएस हो, यूपी टेट या सुपर टेट, कोई जहां भी साइंस पूछी जाती है, टीचिंग एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, जहां भी साइंस पूछी जाती है वहां पे मतलब जितना साइंस का पोर्शन पूछा जाता है वो सारा हम पोर्शन यहाँ कवर करेंगे और जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। ठीक है, एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी से उठाई हुई है। तो अभी तक हम 3 टॉपिक इसमें कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं? सेल हमारा हो चुका है, टिश्यू हम कर चुके हैं, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है मैटर जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। किस तरह से हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी और ब्रेन आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम के इस चैप्टर में देखने वाले करने वाले। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे हो पाता है। तो अगर एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में हम नर्वस सिस्टम देखेंगे। 2 तरह का नर्वस सिस्टम होता है हमारा, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डिटेल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है आपकी, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन करेंगे हम, टाइप्स ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीनों इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा स्पाइनल कोड किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, एंड उसके अलावा हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, कौन सा हार्मोन किस फंक्शन के लिए हेल्पफुल है, क्या काम है कौन से हार्मोन का। उसके अलावा अगर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ठीक है, प्लांट की मूवमेंट कैसे होती है, प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें इन डिटेल हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करूं तो अभी मैंने बताया नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि न्यूरॉन्स का क्या काम है, किस तरह से काम करते हैं न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हार्मोन्स हम डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की अगर बात करूं तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये 2 सिस्टम है जो आपस में कोऑर्डिनेट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ प्रेजेंट होती है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के बेस से, मतलब ब्रेन का जो लोअर पोर्शन है वहां से कनेक्ट होता हुआ आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के सेंटर में, बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पाइनल कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ब्रेन ब्रेन तो आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एक एक करके तीनों ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और के अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स, क्या क्या सिक्रीशन होता है, एंड क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो उसके अलावा कुछ कुछ टर्म्स हैं जो पहले आपको पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं। पहले है स्टिमुलस एंड रिसेप्टर्स। तो आपको पता होना चाहिए स्टिमुलस क्या है और रिसेप्टर्स क्या है। देखो स्टिमुलस क्या होता है, मान लीजिए कोई कैंडल है यहाँ पे, है ना, एक मिनट, ये कैंडल है, कोई कैंडल हमने बर्न की और आपने क्या किया, आपका हाथ यहाँ गलती से टच हो गया, सॉरी, आपका हाथ यहाँ गलती से इस कैंडल पे टच हो गया। तो जैसे ही एकदम से टच हुआ तो आपने क्या किया, सडन अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि आपको क्या, आपको फील हुआ कि आपका हाथ जल रहा है, आपकी फिंगर जल रही है, तो आपने क्या किया, सडन एकदम से अपना हैंड जो पीछे कर लिया। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, ये जो हीट एनर्जी है, ये जो हीट है ना, यहाँ कैंडल की जो हीट है, ये क्या है, स्टिमुलस है यहाँ पे। तो स्टिमुलस क्या है, ये हीट एनर्जी जो है दैट इज स्टिमुलस। ठीक है, उसके अलावा रिसेप्टर्स क्या होते हैं,
रिसेप्टर्स क्या है, आपके जो हैंड है, आपके हैंड में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आपने, आपके जो हैंड है ना, उन रिसेप्टर्स ने इस स्टिमुलाई को फील किया, दैट्स व्हाई आपने अपना हाथ रिमूव कर लिया। तो दैट इज रिसेप्टर। जहां पे वो हीट एनर्जी टच हुई, वहां पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उन्होंने आपके हाथ को पीछे कर लिया, है ना। कैसे किया वो इन डिटेल अभी देखेंगे। तो स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिमुलस क्या है, जो हीट एनर्जी है ये स्टिमुलस है। रिसेप्टर्स आपके हैंड में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से आपने अपना हाथ, उन रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलाई को फील किया और आपने हाथ अपना एकदम से पीछे कर लिया, है ना। तो स्टिमुलाई हुआ, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, जो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हीट एनर्जी जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, ये क्या था, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, तो ये सारे स्टिमुलाई हो सकते हैं। रिसेप्टर्स की बात करें तो सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स present in sense organs that detect stimuli and convert them into nerve impulses. रिसेप्टर्स क्या है, सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे हाथ है, हमारे हाथ ने स्टिमुलाई को फील किया, डिटेक्ट किया, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही ये स्टिमुलाई जो है हमारे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, तो रिसेप्टर्स के थ्रू ये मैसेज नर्व इंपल्सेस के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन वापस से वो मैसेज भेजता है रिसेप्टर्स के थ्रू कि भाई अपना हाथ हटा लो। तो हम क्या कहते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स होता है सडन रिस्पॉन्स होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलाई एंड रिसेप्टर। आई होप स्टिमुलाई और रिसेप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी आगे चैप्टर करेंगे ना, तो छोटी छोटी टर्म्स है जो हम यूज करेंगे, तो तब आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलाई क्या है और रिसेप्टर क्या है, ठीक है। अब रिसेप्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं सॉरी। फर्स्ट रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। जो आप फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट की हेल्प से जो आप चीजों को देख पा रहे हैं, दैट इज फोटो रिसेप्टर, जो कि आपकी आईज में प्रेजेंट है ना। फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, आपकी आंख में प्रेजेंट है, रेटिना, आई के कौन से पार्ट में, रेटिना पे। और इसका क्या फंक्शन होता है, डिटेक्ट लाइट एंड हेल्प इन विजन। उसके अलावा सेकंड रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जो आपके स्किन में प्रेजेंट है, जैसे आपने गर्म चीज को टच किया तो आपका हैंड के जो थर्मो रिसेप्टर है, उन्होंने उस स्टिमुलाई को फील किया और एकदम से अपने हाथ को पीछे किया। तो थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन में प्रेजेंट है, जो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज, हॉट हो या गर्म, ठंडा हो। थर्ड है गस्टैटरी रिसेप्टर्स। थर्ड है गस्टैटरी रिसेप्टर। गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स। हमारी टंग है ना, हमारे टंग में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स हैं, सोर है, सॉल्टी है, बिटर है। तो वो जो टेस्ट हम टेस्ट जो है हम चेक कर पाते हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं चीजों को, वो क्या है, वो किस रिसेप्टर की वजह से हम कर पाते हैं, गस्टैटरी रिसेप्टर की वजह से, ठीक है। उसके अलावा फोनो रिसेप्टर, फोन से समझ सकते हो आप, फोन हम सुनते हैं ना कान पे लगा के। फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, विच डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन एंड हेल्प इन हियरिंग। फिफ्थ टाइप ऑफ रिसेप्टर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। ओल्फैक्टरी स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, नोज में प्रेजेंट है। इनकी क्या फंक्शन है, डिटेक्ट स्मेल और ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो ये 5 टाइप के रिसेप्टर्स है, सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिनकी वजह से हम चीजों को फील कर पा रहे हैं। क्लियर, चलिए। तो स्टिमुलस और रिसेप्टर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2 टर्म्स और हैं, एक है रिस्पॉन्स, एक है अफेक्टर। अब रिस्पॉन्स क्या है और अफेक्टर क्या है, देखो रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, जैसे ही आपने कैंडल को टच किया था, अभी मैंने कैंडल वाला एग्जांपल बताया था आपको, जैसे ही आपने कैंडल को टच किया था तो आपने एकदम से हाथ अपना पीछे कर लिया, है ना। तो वो जो रिएक्शन था वही क्या था, हमारा रिस्पॉन्स था, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। जैसे ही वो स्टिमुलस को हमने फील किया और हमने हाथ को अपने पीछे कर लिया ना, तो वो जो हमने हाथ को पीछे किया वो क्या था, वो हमारा रिस्पॉन्स था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो दैट इज आवर रिस्पॉन्स। अब अफेक्टर क्या है, अफेक्टर क्या है, जो ये हम रिस्पॉन्स किया हमने, देखो जैसे ही हमने कैंडल को टच किया, पहले कैंडल वाले एग्जांपल से समझा देती हूँ, फिर ये इस एग्जांपल कैक्टस वाले से समझाती हूँ। देखो कैंडल वाले एग्जांपल से समझिए, आपने कैंडल की जो हीट एनर्जी है ये क्या है, स्टिमुलस है ना। जैसे ही आपने यहाँ पे हैंड को टच किया, फिंगर को टच किया, आपके हैंड पे जो रिसेप्टर्स हैं, कौन से रिसेप्टर हैं आपके हैंड पे, थर्मो रिसेप्टर है ना। स्किन पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट थे, अभी बताया था, ये देखो थर्मो रिसेप्टर है ना। तो थर्मो रिसेप्टर्स ने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया और वो नर्व इंपल्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास मैसेज गया।
हमारे ब्रेन ने वापस से नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज भेजा कि भाई अपना हाथ हटा लो। तो फिर हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये क्या है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के पास आपने अपना हैंड रखा तो आपने फील किया कि आपका हाथ, आपको गर्म ऑब्जेक्ट लगा। तो ये जो हमने हाथ को हटाया, ये क्या था हमारा, ये था हमारा, एक मिनट, ये था हमारा मतलब हमारे रिसेप्टर ने उस स्टिमुलाई को फील किया, है ना। उसके अलावा जब जो हमने हाथ हटाया ना, वो था हमारा रिस्पॉन्स। जो हमने हाथ हटा लिया, हटाया, दैट वाज आवर रिस्पॉन्स। अब ये जो हाथ हमने हटाया ना, इसमें किसने अफेक्ट डाला, मतलब ये जो हाथ हमने हटाया, हमारे ब्रेन से मैसेज आया नर्व इम्पल्स के थ्रू कि हाथ हटाओ। तो हमारी जो नर्व इम्पल्स है ना, जो हमारी नर्व्स हैं, उनको किसने अफेक्ट कराया, उनको किसने अफेक्ट कराया, मसल्स ने, क्योंकि मसल्स अटैच है ना हमारे नर्व्स के साथ। तो जो मसल्स है वो क्या है, हमारा अफेक्टर है, क्योंकि मसल्स ने नर्व्स के पास, जो मसल्स हैं वो नर्व सेल के साथ अटैच हैं। तो अफेक्ट किसने कराया, हमारी हैंड की मसल्स ने अफेक्ट कराया। तो दैट इज अफेक्टर, ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू इम्पल्स सेंट बाय द नर्वस सिस्टम, कन्वर्टिंग देम इनटू एक्शन, फॉर एग्जांपल मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे आपने इसको टच किया, ये कैक्टस को टच किया, ये क्या है, स्टिमुलस है ना। आपको चोट लगी, आपको चुभा कुछ, तो ये जो चुभन है ये क्या है, स्टिमुलस है। और रिसेप्टर आपकी स्किन के जो थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है आपकी स्किन में, ये क्या है, रिसेप्टर है। अब ये मैसेज गया सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन में स्पाइनल कोड से होता हुआ। तो ये क्या है, ये जो मैसेज किया और फिर ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा कि हाथ हटाओ। तो मसल्स जो है ना, मसल्स ने हमारे हाथ को हटाया। तो ये जो हमने हाथ हटाया, ये क्या था, ये था हमारा रिस्पॉन्स। और अफेक्टर क्या था इसमें, ये जो मसल सेल्स थे ये हमारे अफेक्टर थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, अफेक्टर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। स्टिमुलस जो भी एक्सटर्नल आउटसाइड से हम चीज को फील कर रहे हैं, हमें कुछ चुभ रहा है या हमारा हाथ जल रहा है या ज्यादा ठंडे में हमने हाथ डाल दिया, वो स्टिमुलस है। ठीक है, रिसेप्टर्स जो हमारा बॉडी पार्ट का जो पोर्शन उसको फील कर रहा है, दैट इज रिसेप्टर। अफेक्टर क्या है, उस जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाथ हटाया तो हाथ की मसल्स हैं अफेक्टर। रिस्पॉन्स क्या है, हमने हाथ को हटा लिया, दैट इज आर रिस्पॉन्स। तो आई होप ये चारों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या है स्टिमुलस, रिसेप्टर, अफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। चलिए आगे चले। अब है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है, अब ये जो आपका पूरा मैसेज गया ब्रेन तक, वो कौन पहुंचा रहा था, वो पहुंचा रहा था न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, वैसे ही जो न्यूरॉन्स है ना, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, सो दैट इज न्यूरॉन। तो काफी सारे न्यूरॉन्स जो है, फॉर एग्जांपल ब्रेन से लेके हैंड की अगर मैं बात करूँ, पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे नहीं बट हाँ कुछ बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, तो ब्रेन से लेके, ब्रेन से हैंड में सिग्नल गया, फिर हैंड से मतलब मसल्स में सिग्नल गया, सॉरी, ब्रेन से मसल्स में सिग्नल गया। मसल्स में क्या है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, काफी सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। फिर वो सिग्नल हैंड पे गया और हैंड ने फिर क्या किया, पीछे हो गया, हमारा हाथ पीछे हो गया है ना, मसल ने हैंड को पीछे कर दिया। तो वो जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है ना, दैट वो जो मैसेज है वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, वो इन न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वो जो मैसेज हमारे ब्रेन से हैंड तक या हैंड से ब्रेन तक जा रहा है रिस्पॉन्स, वो किसकी हेल्प से हुआ, वो हुआ न्यूरॉन्स की हेल्प से। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। They are specialized cell that transmit information in the form of electrical impulses. ये क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज सेल है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में मैसेज जो है ट्रांसफर हो रहा है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, आई, ईयर, स्किन एंड स्किन एटसेट्रा। मतलब ये क्या कर रहा है, जो सेंसरी ऑर्गन से जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं ना, वो कौन कर रहा है, सिग्नल रिसीव न्यूरॉन कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने अभी कैंडल को हाथ लगाया तो आपके हाथ से जो मैसेज गया ना, वो नर्व इसमें न्यूरॉन में गया, न्यूरॉन से होता हुआ फिर वो कहाँ गया, ब्रेन में। और न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। क्लियर। फिर उसके बाद वो सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, एंड सेंड रिस्पॉन्स टू अफेक्टर। अफेक्टर को फिर वो रिस्पॉन्स भेजता है कि भाई अपना हाथ हटा लो, तो वो हम रिस्पॉन्स करते हैं फिर। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें करवा रहा है वो कौन करा रहा है, न्यूरॉन करवाता है। ठीक है, अब न्यूरॉन को ये थोड़ा सा इन डिटेल में डेप्थ में देखेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका नाम है डेंड्राइट। जो डंडे की तरह छोटी छोटी डंडियां से निकली हुई है ना, इसको कहते हैं डेंड्राइट।
एंड दिस पार्ट इज सोमा। उसके अलावा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके इस पोर्शन को सेल के जो ये पोर्शन है न्यूक्लियस वाला, इसको सेल बॉडी भी कहते हैं एंड इसको एक्सोन भी कहते हैं। नहीं सॉरी, एक्सोन नहीं कहते इसको, स्टोमा, एक मिनट, ठीक है, सोमा और साइटन भी कहते हैं इसको। सोमा या फिर सोमा लिखा हुआ है, सोमा या फिर साइटन, तो साइटन या सोमा हम किसको कह रहे हैं, सेल की ये वाला जो बॉडी है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड सोमा या फिर साइटन। ठीक है, तो क्या होता है, देखो पहले मैं बॉडी पार्ट्स बता दूं एक्सॉन के। यहाँ पे डेंड्राइट प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिस इस बॉडी को सेल की बॉडी जो है इसको साइटोन कहते हैं। एंड यहाँ पे एक्सॉन्स प्रेजेंट है, तो एक्सॉन के ऊपर ये जो कवरिंग है जिसे हम माइलिन शीथ कह रहे हैं। एंड ये जो सेल प्रेजेंट है बीच में से श्वान सेल कहते हैं। और ये जो नर्व एंडिंग्स, ये जो एंड है, ठीक है, ये जो एंड है इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ऐसे ही ना काफी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये नर्व एंडिंग है, फिर यहाँ पे एक और डेंड्राइट वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा सेल का, मतलब इसका न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार न्यूरॉन, है ना, इस तरह से काफी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। और न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप है इसे कहते हैं साइनैप्स। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसके बीच के गैप को साइनैप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन है, इनके बीच में इस तरह से एक गैप होगा जिसे कहते हैं साइनैप्स, इसे कहते हैं साइनैप्स। और ये क्या है, डेंड्राइट वाला पोर्शन है। डेंड्राइट से यहाँ पे सिग्नल, डेंड्राइट पोर्शन यहाँ से इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा, फिर नेक्स्ट एक्सोन में जाएगा। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर है चलती रहती है, मतलब ये जो मैसेज है इस तरह से ट्रांसफर होता है एक्सोन्स में। ठीक है, सॉरी न्यूरॉन में। चलिए अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो गैप है इसे कहते हैं साइनैप्स। अब ये न्यूरॉन जो है काम कैसे कर रहा है, तो जो सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल कौन कलेक्ट करेगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या कर रहा है, जो सिग्नल आया उसको डेंड्राइट ने कलेक्ट कर लिया, है ना। जो हमारे रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजा, तो उस सिग्नल को किसने रिसीव किया, उस सिग्नल को रिसीव किया डेंड्राइट ने। अब डेंड्राइट ने जो सिग्नल रिसीव किया ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म में है, ये है केमिकल की फॉर्म में। और यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स को उसने रिसीव किया, और केमिकल सिग्नल जो है जैसे ही सेल के अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेंड्राइट ने जो सिग्नल रिसीव किया, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिस्पॉन्स। और अब ये जो केमिकल रिस्पॉन्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्यों चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में इसलिए चेंज होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ना फास्ट ट्रेवल करती हैं एज कम्पेयर टू केमिकल इंपल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कन्वर्ट होता क्यों है, वो केमिकल सिग्नल्स एज इट इज क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाते, तो वो इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना वो फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया, ठीक है, रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव किया केमिकल की फॉर्म में, ये केमिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहाँ से मूव करते हुए कहाँ चले जाएंगे, नर्व एंडिंग्स में, नर्व एंडिंग्स में चलेगी। अब नर्व एंडिंग्स में, नर्व एंडिंग से साइनैप्स में जाएगा, साइनैप्स से फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा ये सिग्नल, है ना। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, यहाँ तक जो सिग्नल थे ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे कहाँ तक, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे। अब जैसे ये जो साइनैप्स एरिया है ना, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाएंगे, केमिकल सिग्नल में चेंज हो गए। और ये जो डेंड्राइट है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, इसने इस केमिकल सिग्नल को रिसीव किया। केमिकल सिग्नल अंदर जाते ही सेल बॉडी के अंदर जाएगा, वहां फिर से केमिकल से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल सिग्नल, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं नर्व एंडिंग्स में, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल सिग्नल में, कहाँ पे, साइनैप्स रीजन में। ठीक है, अभी आगे डिटेल में बताऊंगी आपको। इतना क्लियर हो गया आपको कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। डेंड्राइट क्या कर रहा है, रिसेप्टर से सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, रिसीव करके केमिकल की फॉर्म में उसने भेज दिया सेल बॉडी में, जहाँ पे केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर हम माइलिन शीथ से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए चले जाएंगे नर्व एंडिंग्स पे, नर्व एंडिंग से फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रेवल कर जाएंगे। और यहाँ पे जो साइनैप्स रीजन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन केमिकल सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सिग्नल्स है ट्रांसफर होते हैं हमारी बॉडी में।
तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमने डिस्कस किए अभी। डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम अदर सेल्स। Cell body organize and keep the cell functional. Cell membrane protect the cell. Axon hillock यहाँ पे present है, generate impulses in the neuron. Node of Ranvier क्या कर रहा है, diffusion of ions को diffuse करने में help कर रहा है। ये जो nodes हैं इसको कहते हैं nodes of Ranvier. Schwann cell produce the myelin sheath. इसके बाहर जो माइलिन शीथ है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, श्वान सेल प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ को। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कंट्रोल द एंटायर न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है। एक्सोन यहाँ पे जहाँ ट्रांसफर हो रही है सिग्नल्स टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स। माइलिन शीथ एक कवरिंग है यहाँ पे, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल। कैसे इंक्रीज हो रहा है, केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ कन्वर्ट होते हैं और वो फास्ट मूव करते हैं काफी। और ये है हमारे एक्सोन के टर्मिनल और एक्सोन की एंडिंग फॉर्म जंक्शन विद अदर सेल्स। फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब साइनैप्स रीजन मैंने आपको बताया था क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच का, मान लीजिए डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, और यहाँ से दूसरा जो न्यूरॉन है स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इनके बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। बीच के गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। सो द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, across this gap electrical impulses from the first neuron is converted into chemical signal। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए थे फिर से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन केमिकल सिग्नल्स को नेक्स्ट डेंड्राइट जो है, नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट है वो रिसीव कर लेंगे और फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाके। ठीक है, so nerve impulse is the electrical signal that travel along the neuron. It is generated with the stimulus is detected by receptors and transmitted through neuron. The इम्पल्स ट्रैवल, जो इम्पल्स ट्रैवल हो रही है कैसे, अभी मैंने बताया डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में जाएगा, फिर एक्सोन के टर्मिनल जो ये नर्व एंडिंग्स है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट साइनैप में, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो इस तरह से ये जो सिग्नल है ट्रांसफर होते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इतना क्लियर हो गया। हाउ न्यूरॉन वर्क ये भी बताया आपको। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। ये सब वही है कि किस तरह से वर्क कर रहा है। स्टिमुलस जो है डिटेक्ट किए हमारे रिसेप्टर्स ने, रिसेप्टर्स के थ्रू वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ न्यूरॉन ने कैरी किया, न्यूरॉन से होता हुआ फिर वो सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सोन में, फिर एक्सोन टर्मिनल में जाएगा, फिर यहाँ पे साइनैप्स के पास जाके फिर से कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल सिग्नल में, फिर केमिकल सिग्नल डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर से वो कहाँ चला जाएगा, फिर से चला जाएगा डेंड्राइट में। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ना कंटिन्यू चलती रहती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है ये समझिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, द पॉइंट वेयर अ नर्व एंडिंग मीट मसल्स। देखो क्या हुआ, मान लीजिए आपके बाजू में, आपके दिमाग से लेके बाजू तक पूरे नर्व जो है मैसेज लेके आए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में पास करते गए, पर जो लास्ट वाला न्यूरॉन होगा ना, जो लास्ट वाला न्यूरॉन होगा वो हमारी मसल्स के साथ अटैच होगा, है ना। जो लास्ट वाला न्यूरॉन है जो हमारी मसल के साथ अटैच है उसी को हम कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए ये हमारी मसल्स हैं और इस तरह से न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसी जंक्शन को जो लास्ट स्टॉपेज है जहाँ पे लास्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स हमारी मसल के साथ अटैच है उसी को कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर। उसके अलावा एक और टर्म है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी। देखो अगर एक बार में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हो रहा होगा, कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। ये नोट्स जो है खुद से रीड आउट करना, बहुत इजी चैप्टर है। आप एक बार समझ जाओगे ना आपको अच्छा इजी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा आराम से समझते जाइए, चीजों को कनेक्ट करते जाइए, इमेजिन करते जाइए, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ इमेजिन करते जाओ अपने बॉडी पार्ट्स में, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैंने बता दिया क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो केमिकल मैसेंजर रिलीज फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनल ऑफ ए न्यूरॉन। देखो न्यूरोट्रांसमीटर में ना क्या है, देखो ये हमारा एक एक्सोन था, ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरे एक्सोन का जो डेंड्राइट्स थी वो प्रेजेंट थी, है ना। तो यहाँ पे जहां ये जो साइनैप्स का रीजन है, जहां पे क्या हो रहा है, केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। केमिकल सिग्नल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गए ना, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये केमिकल सिग्नल इस डेंड्राइट कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल
केमिकल सिग्नल में ट्रांसफर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उसी रीजन को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? केमिकल मैसेंजर है रिलीज फ्रॉम द एक्सॉन। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनाप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल न्यूरॉन, उसी को कह रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इसी को हम कह रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। दिस केमिकल क्विकली अक्रॉस द गैप एंड जनरेट अ न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, मसल सेल और ग्लैंड सेल। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी को कह रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या था? जो लास्ट के न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स हमारे मसल के साथ अटैच थी, उसको कह रहे थे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब समझ आ गया। अब देखिए न्यूरॉन के टाइप्स, 3 डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। तीनों का क्या काम है वो देख लीजिए। सेंसरी न्यूरॉन को एफ्रेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफ्रेंट न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन कहते हैं। देखो एक स्लाइड ले लेती हूँ, तो उसमें बताती हूँ आपको तीनों न्यूरॉन्स के बारे में। यस, देखो ये है, मान लीजिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, स्पाइनल कोड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा न्यूरॉन है ये हमारा रिसेप्टर्स हैं, है ना। रिसेप्टर्स ने फील किया तो उन्होंने जो मैसेज भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो किसके थ्रू भेजेंगे? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, आप ना ये जो टाइप ऑफ सॉरी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन है आप सिम से याद रख सकते हो। सिम, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है जो रिसेप्टर्स के थ्रू मैसेज गया दिमाग तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो जो न्यूरॉन लेके जा रहे हैं कौन सी न्यूरॉन है? वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो मैसेज भेज दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मैसेज रिसेप्टर्स तक कौन लेके जाएगा कि भाई अपना हाथ हटाओ? ये ऐसा कौन बोलेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस न्यूरॉन के थ्रू रिसेप्टर्स तक मैसेज भेज रहे हैं ना, वो कौन सा न्यूरॉन है? वो है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, वो है मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में यहाँ पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट है जिसे कहते हैं इंटर न्यूरॉन, जिसे रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। रिले रेस खेली होगी आपने। रिले रेस क्या, रिले रेस में क्या होता था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम चीजों को पहुंचाते थे, है ना। एक कुछ स्टिक जैसी कुछ लेते थे, एक से लेके दूसरे तक पहुंचाते थे। रिले रेस में ऐसा होता है। तो ये इसका नाम भी रिले, जो इंटर न्यूरॉन है ना, इसको भी रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेके मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा रहा है। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है ये इंटर न्यूरॉन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ अच्छे से। देखो स्किम के नाम से आप याद रख सकते हो टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, जब आपने रिसेप्टर्स के थ्रू किसी चीज को फील, स्टिमुलाई को फील किया, तो रिसेप्टर्स के थ्रू वो जो मैसेज गया वो सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ चला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में। अब ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस रिसेप्टर तक कौन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा कि अपना हाथ हटाओ। जो रिस्पॉन्ड करेगा वो ये मोटर न्यूरॉन जो है रिसेप्टर तक मैसेज पहुंचाएगा, है ना। तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन को मेंटेन करता है। कौन? इंटर न्यूरॉन, जिसे रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। तो आई होप ये तीनों न्यूरॉन आपको समझ में आएंगे। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, दोनों का क्या, तीनों में क्या डिफरेंस है? सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है? न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलाउइंग द परसेप्शन ऑफ टच, पेन, लाइट एंड साउंड। मोटर क्या करेगा? जो दिमाग से फिर दिमाग तक वो सिग्नल गया, दिमाग ने फिर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स को मसल्स तक पहुंचाना है कि हाथ हटाओ, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। द न्यूरॉन कन्वे कमांड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू मसल, ग्लैंड एंड ऑर्गन, रिजल्टिंग इन फिजिकल एक्शन एंड रिस्पॉन्स। वो जो रिस्पॉन्स करेगा वो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से करेगा। इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन कहते हैं, लोकेटेड इंटायरली बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सिम के नाम से आप याद रख सकते हो, जैसे मोबाइल फोन में सिम डालते हो उस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये डिफरेंट, तीनों के बीच का डिफरेंस है जो भी आपको बता दिया, सेंसरी, मोटर और रिले न्यूरॉन। इसका एग्जाम्पल हो गया स्किन से स्पाइनल कोड तक जो मैसेज जा रहा है। मोटर का हो गया स्पाइनल कोड से जो हैंड की मसल तक मैसेज आ रहा है। रिले न्यूरॉन में क्या होता है? स्पाइनल कोड बिटवीन
सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन है उसी को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। अब टाइप ऑफ एक्शन, 3 टाइप के एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है वॉलंटरी एक्शन, जो आपके हाथ में होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपने हाथ की मूवमेंट, अपने लेग की मूवमेंट, वो आपके हाथ में, आप खुद से उसको कर पा रहे हो, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा आपके खाने का डाइजेशन, जो आपके स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है कि आप अब कमांड दे रहे हो अपने स्टमक को कि भाई अब तू खाना भेज दे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को कह रहे हो अब तू खाना भेज दे लार्ज इंटेस्टाइन, वेस्ट मटेरियल भेज दे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना आप, वो आपकी बॉडी खुद से कर रही है, तो दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो खाने का नीचे उतरना गले से, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। वॉलंटरी एक्शन हम खुद की विल से खुद से कंट्रोल कर पाते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन हमारे हाथ में नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में एक सडन रिस्पॉन्स, जो सडन एक्शन जो हम करते हैं ना, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने एकदम से हाथ आपका टच हुआ किसी गर्म चीज के साथ, तो आपने एकदम से हाथ हटा लिया, दैट वाज रिफ्लेक्स एक्शन। वो ना तो वॉलंटरी एक्शन है ना ही इनवॉलंटरी एक्शन है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो सडन होता है। ठीक है, और इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में एक मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। इनवॉलंटरी एक्शन जो है ना, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो कौन इन्वॉल्व होता है इसमें? इसमें इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कोड। ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। इनवॉलंटरी एक्शन में हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब ये स्पाइनल कोड ने क्या किया ना, मैसेज भेज देता है ये ब्रेन के पास कि इस तरह से कुछ घटना हुई है। तो नेक्स्ट टाइम एक एग्जांपल देती हूँ, देखो मान लो कभी कभार बचपन में आपका किसी चीज से मान लो हाथ जला हो, ठीक है, या फिर मान लो तवे से हाथ टच हुआ हो बचपन में, है ना, तो आपके वो दिमाग में रहता है कि आपका हाथ जला था, है ना, जबकि स्पाइनल कोड इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, बट स्पाइनल कोड ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देता है कि इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो ब्रेन में ये चीजें जो है कैप्चर रहती हैं, ब्रेन को पता होता है, तो ब्रेन इसीलिए हमें, मतलब बचपन में अगर किसी चीज से हम जले हो तो हमें याद रहती है ये चीज कि हमें दोबारा ऐसा नहीं करना है ना, तो हम फिर जलेंगे। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? स्पाइनल कोड कर रहा है, बट ब्रेन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में। उसके अलावा वॉलंटरी एक्शन जो है थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, और रिफ्लेक्स एक्शन में भी कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोच के अपना हाथ हटा रहे हो, तो सडन मूवमेंट है आपके हाथ का हटना। तो ब्रेन इज इन्वॉल्व, और रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो स्पाइनल कोड ये मैसेज कन्वे कर देता है ब्रेन को, बट डायरेक्टली जो है स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। वॉलंटरी एक्शन के एग्जाम्पल है वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग। इनवॉलंटरी एक्शन के एग्जाम्पल हैं पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो यही है रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आई होप आपको समझ आया होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक सडन और ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड जंपिंग अवे फ्रॉम अ बस, withdrawing the hand from a flame, mouth watering when hungry. It helps quick protection from danger, save time by avoiding the slow thinking process. एक सडन प्रोसेस होती है, फास्ट थिंकिंग प्रोसेस होती है ये रिफ्लेक्स एक्शन की जो प्रोसेस होती है। तभी तो आपने देखा है कई बार जब आपका हाथ जल रहा है, एकदम गर्म चीज से टच हो रहा है, तो आप सडन हटा रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो, आप वेट नहीं कर रहे हो कि मैसेज हमें कोई बोलेगा हटाओ तो हटाएंगे। सडन मूवमेंट हो रही है, हमारी ब्रेन हमें, मतलब इसमें हमारा स्पाइनल कोड सडन रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? अब रिफ्लेक्स आर्क पता क्या है? जो पाथवे है ना आपका, जैसे रिसेप्टर्स के थ्रू जो दिमाग तक मैसेज गया, दिमाग के स्पाइनल कोड तक मैसेज गया, सॉरी स्पाइनल कोड से फिर से हाथ तक मैसेज गया, जो उसने रिस्पॉन्स दिया और आपने हाथ हटाया, उस पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये पाथवे है पूरा, कि किस तरह से पूरा पाथ में आपने गर्म चीज को टच किया, ये मैसेज गया मोटर न्यूरॉन के होते हुए स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड ने फिर बीच में रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन के पास ये मैसेज आया, फिर मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, अफेक्टर के थ्रू
रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया और आपने हाथ हटा लिया, है ना। तो ये पूरा जो पाथवे है इसी को रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं। जो पूरा पाथ है ना इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पाथवे फॉर रिफ्लेक्स एक्शन कनेक्टिंग सेंसरी नर्व्स टू मोटर नर्व, इट इंक्लूड 5 मेन पार्ट। कौन कौन से? स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर, और उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा पाथवे है इसकी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो सडन एक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एकदम से हमारा हाथ टच हुआ और हमने हाथ हटाया, दैट वाज रिफ्लेक्स एक्शन, एक फास्ट मूवमेंट था। और ये पूरा जो प्रोसेस था, इसका जो पूरा पाथवे था, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट प्रोवाइड इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई। जब हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं ना अपना, अगर गर्म चीज से टच हो गया, गैस से टच हो गया, तवे से टच हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं? एकदम से हाथ हटा रहे हैं, तो ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाता है हमें। नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी को हार्म होगा। सेव टाइम बाय अवॉइडिंग डिले ऑफ थिंकिंग इन द ब्रेन, टाइम सेव करता है। हेल्प इन सर्वाइवल एंड सेफ्टी बाय गिविंग क्विक रिएक्शंस, इमरजेंसी में क्विक रिएक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है रिफ्लेक्स एक्शन। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब आओ मेन टॉपिक पे, दैट इज ब्रेन। ठीक है, अब हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। अब जो ब्रेन के मतलब जो ब्रेन है ना उसकी जो 3 मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसको मैनिंग्स कहते हैं, मैनिंग्स। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ताकि जब एकदम से झटका लगे तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, कुशन की तरह प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको? ब्रेन को। तो ब्रेन जो है इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, और 3 मेम्ब्रेन्स क्या है? मैनिंग्स। और इन 3 मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो कुशन की तरह हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुशन की तरह प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। अब ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो बीच में जो ये जो पोर्शन प्रेजेंट होता है ना, इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम जो है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में सेपरेट आउट करता है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। अब 3 मेन पार्ट्स हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो मैक्सिमम पार्ट है आपका वो फोर ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ठीक है, जो फ्रंट पोर्शन से लेके पीछे मिड तक फोर ब्रेन है, और यहाँ पे सेंटर में छोटा सा ये मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन के नीचे यहाँ पे हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हाइंड ब्रेन प्रेजेंट है, और ये बाकी सारा पोर्शन किसका है? फोर ब्रेन का है। ठीक है, अभी जो फोर ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थर्ड इज थैलेमस। 3 पार्ट्स में डिवाइड है फोर ब्रेन, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो फर्स्ट सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो कॉर्पस कैलोसम में मैंने बताया, ये हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सेंटर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। Its main function is to allow communication between the 2 halves of the brain so that they can work together. Communicate करते हैं एक दूसरे के साथ so that they मतलब ये दोनों जो है एक साथ काम कर पाए। ओके, तो दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ये थिक बैंड होता है नर्व फाइबर्स का इन द ब्रेन। चलिए, फोर ब्रेन डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हाइंड ब्रेन। तो अगर फोर ब्रेन की बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल फंक्शन सच एज थिंकिंग, परसीविंग, कंट्रोलिंग वॉलंटरी एक्शंस। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मतलब मेरा मन है कि मैं अपने बाजू को भी मूव ना करूं, थोड़ी देर बाद मेरा मन है बाजू को मूव करूं, लेग्स को मूव करूं, चलूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। वॉलंटरी एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या कर रहा है? इट कंट्रोल इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स। जो सेरिब्रम है वो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को, मेमोरी को, जो हम फील करते हैं, इमोशंस हैं हमारे, वो सारे कौन, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो भी आगे देखेंगे। सेरिब्रम
फोर ब्रेन का पार्ट है जो कि इमोशन और इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सारे वॉलंटरी एक्शन जो है फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट ही करवाता है। इतना क्लियर हो गया? थैलेमस जो है ना, थैलेमस एक्ट एज ए रिले स्टेशन, ये सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन जो है सेट करता है, ठीक है। डायरेक्ट सेंसरी सिग्नल्स टू द सेरिब्रम, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो कनेक्शन करवा रहा है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस में, वो कौन कराता है? थैलेमस करवाता है, ठीक है। एक रिले स्टेशन है ये। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आप कैसे याद रखोगे? थैलेमस थर्मस, थैलेमस थर्मस, थर्मस से याद रखना है ना। थर्मस में क्या, थर्मस में पानी वानी लेके जाते हो, चाय वाय लेके जाते हो, तो उससे याद रखना थर्मस जो है, मतलब थैलेमस जो है हंगर को रेगुलेट करता है। तो आपकी जो हंगर को रेगुलेट कर रहा है, आपकी थर्स्ट को रेगुलेट कर रहा है, स्लीप को रेगुलेट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं करता, इमोशंस को सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। आपकी हंगर को, थर्स्ट को, स्लीप को, बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कर रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम आगे पढ़ेंगे भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, उसमें एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस मास्टर ग्लैंड के भी ऊपर भी एक मास्टर है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हमने किए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? इमोशन को, मेमोरी को, लर्निंग को, हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या करता है? थर्स्ट को, हंगर को रेगुलेट करता है, स्लीप को भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, और इसके अलावा ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। और थैलेमस क्या कर रहा है? सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये हो गया फोर ब्रेन। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या कर रहा है? इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का जो पार्ट है जिसे मिड ब्रेन कह रहे हैं, ये फोर ब्रेन और मिड हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। इनवॉलंटरी एक्शन जो है, जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? ये मिड ब्रेन परफॉर्म करता है ना। इट रेगुलेट रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, हेड, नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। मतलब जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है वो कौन कर रहा है? मिड ब्रेन कर रहा है, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, कीप द बॉडी अलर्ट। अब है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है? हाइंड ब्रेन हमारे पीछे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, और ये अगेन 3 पार्ट्स का होता है। एंड द हाइंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बैक ऑफ द स्कल। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो स्पाइनल कोड है, वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारा स्पाइनल कोड प्रेजेंट है ना, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड प्रेजेंट है। तो रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ से स्कल से, मतलब ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। कौन? हाइंड ब्रेन। ब्रेन का जो लोएस्ट पार्ट हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन और नीचे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हाइंड ब्रेन और रीढ़ की हड्डी दोनों आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। अब ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेरेबैलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। अब इनका क्या काम है? सेरेबैलम, बैलम से याद रखना, बैलम बैलेंस, बैलम बैलेंस, मतलब ये कंट्रोल करता है बैलेंस को। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो कौन मेंटेन कर रहा है? सेरेबैलम। जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है बॉडी की मूवमेंट्स का, वो कौन कर रहा है? सेरेबैलम। मतलब ये बैलेंस में हेल्प करता है। इट कंट्रोल बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। पोन्स जो है, पोन्स क्या करता है? हेल्प्स इन रिलेइंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल ब्रीदिंग। हेल्प्स इन रिलेइंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हमारा जो पोन्स है, पोन्स क्या कर रहा है? सिग्नल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तक भेजता है। कौन? पोन्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? जो पोन्स है हमारा, पोन्स क्या कर रहा है? रिले सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल ब्रीदिंग। और उसके अलावा ये स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करता है, स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करता है। ब्रीदिंग और स्लीप साइकिल को कौन कर रहा है? पोन्स। अच्छा, स्लीप साइकिल हाइपोथैलेमस भी कर रहा था स्लीप साइकिल को मेंटेन, और पोन्स भी करता है। तो पोन्स और हाइपोथैलेमस दोनों ही स्लीप साइकिल में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में या तो पोन्स मिलेगा आपको या हाइपोथैलेमस मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों ही स्लीप साइकिल में को हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं स्लीप साइकिल को। उसके अलावा मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा को आप मेडिसिन से याद रखो, मेडिसिन, मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडिसिन
इट कंट्रोल, मतलब जिस चीज के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। चाहे वो आपकी हार्ट बीट होगी, ब्रीदिंग होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सैलिवेशन हो गया, इन सब चीजों के लिए आप मेडिसिन लेते हो ना, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इससे आप याद रख सकते हो, इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक कौन कौन से? हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सैलिवेशन। ठीक है, तो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। सेरिबेलम क्या कर रहा है? बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। पोन्स क्या कर रहा है? ब्रीदिंग रेट को और स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जिस चीज के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ जाए उसको कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन नहीं, सेलिवेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तो इस तरह से ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन को हमारा स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है, जिसको क्रेनियम भी कहते हैं। एंड इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन मैनिंग्स, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक से इसको बचाता है। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के भी दो जो फंक्शन है वो तो सेम होंगे, प्रोटेक्शन सेम होंगे, एक थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इसमें बोनी स्कल है जिसको क्रेनियम कहते हैं, और इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे स्पाइनल कोड को उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। उसके अलावा इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मैनिंग्स, ये भी मैनिंग्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है, और इसके बीच में भी CSF प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अराउंड द स्पाइनल कोड प्रोवाइड कुशन एंड प्रिवेंट डैमेज। तो उनमें से दो फंक्शन दोनों के सेम है, इसमें क्रेनियम प्रेजेंट है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। हमारा नर्वस सिस्टम वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो टॉपिक हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब हम देखेंगे ग्लैंड्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा बता देती हूँ ग्लैंड्स के बारे में। देखो, ग्लैंड्स ना 2 टाइप्स के हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब क्या डिफरेंस है ग्लैंड्स का, और ग्लैंड्स का एक्चुअली फंक्शन होता क्या है, वो करते क्या है हमारी बॉडी में? तो ग्लैंड्स एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, एक स्पेशल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। वो हार्मोन भी हो सकता है, वो एंजाइम भी हो सकता है, स्वेट और सलाइवा भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्लैंड्स एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हार्मोन या एंजाइम या सलाइवा। ठीक है, अब हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, एंजाइम, स्वेट और सलाइवा कौन रिलीज कर रहा है? इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये तो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। जो हार्मोन्स हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, इसके लिए कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है। बट अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं? स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, टीयर ग्लैंड्स जो आंसू सिक्रीट होते हैं, दैट इज थ्रू हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, एंड इट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये सारी ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे। कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है और इसकी लोकेशन कहाँ है वो देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड इन डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट्स ग्लैंड है, जो कि स्पेशली डक्ट के थ्रू जो है सिक्रीशन होता है इनमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सलाइवा है, सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलिब्री ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। सलिब्री ग्लैंड कौन सी एंजाइम सिक्रीट करती है? सलिब्री एमाइलेज, है ना। तो एंजाइम, स्वेट और सलाइवा सिक्रीशन के लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन ग्लैंड्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंस देखते हैं। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स secreted by endocrine gland, transported by blood to target organ। ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के थ्रू फिर जिस टारगेट ऑर्गन पे जहां पे हार्मोन, उस हार्मोन की जरूरत होती है वहां पे वो पहुंच जाता है। इट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विद द नर्वस सिस्टम। ये जो हार्मोन्स है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, हमने भी पढ़ा ना, फोर ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है बेस पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसको। इट लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन।
सिक्रीट सेवरल हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर देगा तो क्या होता है? जिजेंटिज्म, मतलब जैसे उनकी बॉडी काफी बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल खली देखा है ना आपने, काफी बड़ी बॉडी है उसकी, तो जिजेंटिज्म हो जाता है अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाए। और अगर कम हार्मोन रिलीज हो तो बौने रह जाते हैं, छोटे हाइट के रह जाते हैं लोग, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। ठीक है, so it is located below the hypothalamus in the brain. Hypothalamus control the pituitary gland by secreting, releasing and inhibiting hormone. एंड ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाए तो जिजेंटिज्म होगा, एंड अगर कम अमाउंट में रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन तो ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बैलेंस अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ग्लैंड है। देखो सबसे पहले आपके ब्रेन में ग्लैंड की हमने कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ा सा नीचे आओ, गले में आओ। देखो गले के यहाँ पे इस रीजन में आपके थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज होने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना कि आयोडीन हमें, मतलब जो हमें नमक खाना चाहिए वो आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, उसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं खाओगे तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर से रिलीज नहीं होगा तो पर्सन जो है उनको ग्वाइटर जैसी बीमारी हो सकती है। ग्वाइटर में क्या होता है? इस तरह से गला जो है फूल जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा उसकी वजह से होता है। दैट्स वाई कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन जो है अच्छे से जितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए उतनी क्वांटिटी में रिलीज होता रहे। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को में हेल्प करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। ग्वाइटर जैसी बीमारी हो जाएगी अगर पर्सन जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से थायरोक्सिन जो है प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा और पर्सन को ग्वाइटर हो सकता है। हम आयोडीन रिच सोर्सेज जहां जिनमें ज्यादा आयोडीन प्रेजेंट होता है वो फूड कौन कौन से हैं? सीवीड, फिश, सेलफिश, टेबल सॉल्ट, लेबल, आयोडाइज्ड मिल्क, चीज, योगर्ट, एग, बीफ, लिवर, चिकन, इनमें ज्यादा आयोडीन की मात्रा होती है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा तो वाइटर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड के पास एक और ग्लैंड होती है साइड में ही, जिसे कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, थायरॉयड ग्लैंड के बीच में ही यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है? इट सिक्रीट पैराथॉर्मोन, और ये क्या रेगुलेट करता है? कैल्शियम और फोस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है? फोस्फेट और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कर रहा है इन आवर ब्लड। क्लियर? नेक्स्ट ग्लैंड है अब अपने चेस्ट रीजन पे आओ। चेस्ट रीजन पे एक और ग्लैंड है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। और ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो, बड़े हो जाते हो, थाइमस ग्लैंड श्रिंक करती जाती है। छोटे बच्चों में थाइमस ग्लैंड बड़ी क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ना थाइमस ग्लैंड, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे। तो छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए होती है, उनको इम्यूनिटी की जरूरत ज्यादा होती है। दैट्स वाई उनकी जो थाइमस ग्लैंड होती है एनलार्ज होती है, बड़ी होती है। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएंगे उनकी जो ग्लैंड है ये श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थाइमस हार्मोन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम, लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट है पेनक्रियाज ग्लैंड, और ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पेनक्रियाज जो है इट इज अ ड्यूल मिक्स्ड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, ड्यूल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है। मींस इट आल्सो बिहेव एज एक्सोक्राइन, जहां पे ये पेनक्रेटिक जूसेस सिक्रीट करती है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एंजाइम्स के साथ साथ ये क्या करती है? हार्मोन भी सिक्रीट करती है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड? तो इंसुलिन सिक्रीट करता है और ग्लूकागन सिक्रीट करता है। तो अगर आपकी बॉडी में
लोअर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल शुगर मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी जो इंसुलिन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मतलब इंसुलिन जो हार्मोन है अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है ना उसमें जो शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है। और ग्लूकागन क्या करता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका जो ब्लड शुगर लेवल है काफी कम हो जाता है, तो उसको ये क्या करेगा, उन पर्सन में जिनमें ये है हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जा रहा है, तो उन पर्सन में ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, जिसे ग्लूकागन कहते हैं। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है, ग्लूकागन क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। और ये दोनों हार्मोन कौन रिलीज करता है, हमारा पेनक्रियास। तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, डायबिटीज होती है पर्सन को, ठीक है। करेक्टराइज बाय हाई शुगर इन द ब्लड एंड शुगर प्रेजेंट इन यूरिन। तो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों ही एक प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होना काफी जरूरी है, एक बैलेंस में सिक्रीट होना काफी जरूरी है, ठीक है। अब पेनक्रियास हो गया। पेनक्रियास के बाद आओ किडनीज पे। किडनीज पे, दोनों किडनीज पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इस तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। और एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो ये सिक्रीट करती है एड्रिनलिन हार्मोन। और ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, इट रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। कई बार होता है ना कि आपको कोई खतरा दिख जाए सामने, या आपसे कुछ हाँ खतरा दिख जाए, आपको दिख गया कोई, आपको मतलब, या फिर आपकी लड़ाई हो जाए मान लो किसी से, तो क्या होता है, आपकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है, आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस टाइम पे आपकी जो मसल्स हैं उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और इस केस में इसको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, मतलब या तो लड़ो या तो भाग जाओ, है ना। तो इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहता है। तो इस टाइम पे जो हार्मोन सिक्रीट होता है ना हमारी बॉडी में इस तरह के टाइम पे, वो हार्मोन होता है एड्रिनलिन हार्मोन। वो कहता है या तो लड़ ले या तो भाग जाओ, है ना। नो, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, जो कि हमारी किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है टेस्टिस। अब ये सारे जितने भी हमने हार्मोन अभी किए, सिर पे मतलब ब्रेन में, ब्रेन के बेस पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट था, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बाद गले पे आओ, थायराइड। थायराइड के बाद गले में ही पैराथायराइड है। उसके बाद आपके चेस्ट रीजन पे कौन सा था, थाइमस ग्लैंड था। थाइमस के बाद पेनक्रियास। पेनक्रियास के बाद एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो 6 ग्लैंड्स हमने की ना, ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है, बट 2 ग्लैंड्स ऐसी हैं, मतलब टेस्टिस मेल में होती है, ओवरी फीमेल में होती है। जो टेस्टिस है प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, और ये क्या, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इट रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। Also produce male gametes called sperms. Testosterone control the development of male sex organ. Male features such as deeper voice, nostril, beard and more body hair. मतलब प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं मेल में, वो किसकी वजह से आते हैं, इस हार्मोन की वजह से। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। और ये कौन रिलीज करता है, टेस्टिस रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फीमेल में जो ओवरीज हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एक है ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। जो ईस्ट्रोजन है वो वैसा ही काम करता है जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन करता है। जो भी चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडीज में, फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्ट स्किन, फेमिनाइन वॉइस, मेमोरी ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट है, उसके लिए ओस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। बट प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन काम करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। इट प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में काम करता है। उसके अलावा जितने भी चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो हार्मोन है आफ्टर प्यूबर्टी रिलीज होते हैं इन फीमेल बॉडीज। तो ये 2 टेस्टिस मेल में एंड ओवरीज फीमेल में रिलीज होती है। बाकी 6 के 6 हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है, मतलब एक और टॉपिक है, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं। फीडबैक मैकेनिज्म पता क्या है, मान लीजिए आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस है कि आपके पेनक्रियास का एग्जांपल, तो पेनक्रियास को कैसे पता कि कितना इंसुलिन सिक्रीट करना है, कितना ग्लूकागन सिक्रीट करना है।
है ना, आपका पैनक्रियाज ही सिक्रीट कर रहा है ना इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों। तो अगर पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन और ग्लूकागन को सिक्रीट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो इसी वजह से हमारी बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि कितना हार्मोन सिक्रीट करना है, किस टाइम पे रिलीज करना है, उसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हाई ब्लड शुगर हो गया तो हमारी ब्रेन में मैसेज आएगा कि मतलब हमारा ब्रेन पैनक्रियाज को बोलेगा कि भाई इंसुलिन सिक्रीट करो, इंसुलिन सिक्रीट कर देगा। अब अगर शुगर लेवल फॉल हो गया, मतलब शुगर लेवल अगर कम हो जाएगा तो वो ग्लूकागन को बोलेगा कि ग्लूकागन सिक्रीट हो, है ना, तो ग्लूकागन सिक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपस में रहता है, हमारे हार्मोन में और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो किस तरह से वो आपस में काम कर रहे हैं, किस टाइम पे कितने अमाउंट में कितना हार्मोन सिक्रीट करना है, उसी को हम कह रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट होगा तो जिसकी वजह से डायबिटीज होगी, और अगर एक्सेस ज्यादा ही इंसुलिन सिक्रीट कर दिया पैनक्रियाज ने तो इस जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन जो है कोमा में जा सकता है। तो इसलिए प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। और कौन सी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन के लिए। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। पैराथायराइड गले में ही प्रेजेंट है, जो कि थायराइड ग्लैंड में ही एम्बेडेड होती है। इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फोस्फेट लेवल। थाइमस हार्मोन जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, छोटे बच्चों में बड़ा होता है, और ये क्या बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वो श्रिंक कर जाता है, और ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इंसुलिन पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन दो हार्मोन सिक्रीट करता है। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को लो करेगा, ग्लूकागन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। एंड देन एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी पे प्रेजेंट है, द टॉप ऑफ किडनी, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। इट प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, इंक्रीज हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। उसके अलावा दो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में प्रेजेंट होता है, ओवरीज जो फीमेल में प्रेजेंट होती है, मतलब टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होती है, ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल में प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स, और कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन कहाँ है, हार्मोन कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार ये टेबल जरूर देख लेना, नजर मार लेना। उसके अलावा ऊपर मैंने कुछ छोड़ा था शायद, एक डिफरेंस छोड़ के आई थी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स होती हैं, सिक्रीशन जो है स्पेसिफिक सरफेस पे और सिक्रीट करते हैं ये। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, तो इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में होता है। सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम, सलाइवा, स्वेट, म्यूकस एंड इट सिक्रीट हार्मोन्स। एक्ट लोकली, कुछ लिमिटेड एरिया में ही ये एक्ट करते हैं, बट एंडोक्राइन जो है ना ये टारगेट ऑर्गन पे, डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करता है। इसके एग्जांपल हैं सैलिब्री ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स। इसके एग्जांपल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी हमने डिस्कस किए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में। हाउ इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। अब प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो एनिमल की कोऑर्डिनेशन से डिफरेंट कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स है तो हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं ना। बट प्लांट्स में कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो प्लांट्स में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है ना प्लांट्स में, वो होता है ड्यू टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर की चेंज से ही उनके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट आपने देखा है, टच मी नॉट प्लांट, है ना।
जिसे छुई मुई कहते हैं। टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को जैसे ही आप टच करते हो ना वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव। वो इतने सेंसिटिव है, वो बंद क्यों होती हैं? जैसे ही आप इस पे फिंगर रखोगे ना, ये पानी जो है पीछे हट जाएगा और ये पत्ता बंद हो जाएगा। मतलब वाटर के अमाउंट के रेगुलेशन से ही ये जो लीफ है ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है ड्यू टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, स्वेलिंग और श्रिंकिंग के थ्रू ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर रेगुलेशन की हेल्प से प्लांट्स जो है काम करते हैं। एनिमल्स में प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, नर्व्स हैं, जिनकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो कंडक्ट होती है। मूवमेंट हैपन ड्यू टू द चेंज इन शेप ऑफ मसल सेल्स कोज्ड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। तो जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ मसल सेल। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज को, कोई स्टिमुलेट था, स्टिमुलेशन के थ्रू आपने फील किया, अपने रिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलाई को फील किया, तो रिसेप्टर से मैसेज गया आपके ब्रेन में, ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा हाथ हटाने को, तो वो क्या करेगा? मसल्स की शेप को चेंज करेगा और आप क्या करोगे? अपने हाथ को हटा लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि एनिमल किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्लांट्स किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एनिमल्स किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपने प्रॉपर पूरा इन डिटेल डेप्थ में देख लिया। अब प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वाटर मूवमेंट की हेल्प से, वो हम पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है? तो इसमें दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है नेस्टिक मूवमेंट, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। अब क्या डिफरेंस है नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में? जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, दैट इज डायरेक्शनल ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, हीट हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, स्टिमुलस जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, और स्टिमुलस चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी ग्रोथ होगी प्लांट की। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम इसके बारे में कि कैसे होता है ये। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इट इज डिपेंड ऑन ग्रोथ, और जो नेस्टिक मूवमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल किसका है? नेस्टिक मूवमेंट का। उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है नेस्टिक मूवमेंट में, बल्कि ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ होती है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो अगर दोनों का डिफरेंस आपको आ जाए, मतलब पता होना चाहिए आपको कि क्या डिफरेंस है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और जो नेस्टिक मूवमेंट है इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका इट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब इट इज नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन नहीं है। स्टिमुलस जैसे फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट है ना, जैसे आप टच करोगे वो बंद हो जाएगा, अपना हाथ हटा लोगे वो खुल जाएगा, तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। वो किस तरह की मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट। और ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अभी जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये अगेन टू टाइप्स की होती है। वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रोपिज्म और नेगेटिव ट्रोपिज्म। अब पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या है? जब स्टिमुलस की तरफ, अब स्टिमुलस क्या है ये तो आपको पता चल गया ना, स्टिमुलस हीट हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी स्टिमुलस हो सकता है ना। तो अगर सनलाइट की बात करूं मैं, तो जब मूवमेंट प्लांट की ग्रोथ सनलाइट की तरफ होगी तो दैट इज टुवर्ड द स्टिमुलस हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, तो सन की तरफ जब ग्रोथ हो रही है प्लांट की, दैट इज पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और स्टिमुलस के अगेंस्ट जो ग्रोथ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स की ग्रोथ जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट है, तो दिस रूट्स की जो मूवमेंट है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रही है, तो दिस इज नेगेटिव ट्रोपिज्म। मतलब टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा तो पॉजिटिव, एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा तो नेगेटिव ट्रोपिज्म। अब ये ट्रोपिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या है? ये जो फोटोट्रोपिज्म है ना, फोटोट्रोपिज्म में क्या आ रहा है? फोटो मतलब लाइट। सो प्लांट का जो पार्ट है अगर लाइट की टुवर्ड ग्रो करेगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जैसे रूट्स होगी, रूट्स जो है लाइट के दूसरे साइड अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करेंगी, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म में प्लांट की जो स्टेम है ग्रो टुवर्ड्स लाइट, एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में द प्लांट रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की बात हो रही है, इसमें जो स्टिमुलस है दैट इज ग्रेविटी।
तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमें पता है टुवर्ड्स द अर्थ लगती है, अर्थ की डायरेक्शन में लगती है, मतलब अर्थ की साइड में, मतलब नीचे आती हुई, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल पेड़ से गिरा तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लग रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल रूट्स। इस केस में जो रूट्स हैं ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी की अगेंस्ट, ग्रेविटी की ऑपोजिट साइड में ग्रो करेंगे, जैसे प्लांट का पार्ट ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस वन, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल स्टेम। तो ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है दैट इज ग्रेविटी। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस होगा वो हमारा एक केमिकल होगा, सिक्रीशन ऑफ केमिकल। फॉर एग्जांपल जब ये पोलन ट्यूब है है ना, ये पोलन ट्यूब जो है इसका जो ग्रोथ है टुवर्ड द केमिकल होगी, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। और नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म में क्या है, ग्रोथ अवे फ्रॉम द केमिकल। ठीक है, तो एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है, तो इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स ओव्यूल जो हो रही है दैट इज पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम द ग्रोथ, अवे फ्रॉम द केमिकल हो रहा है दैट इज नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव और कीमो नेगेटिव अभी यहाँ के लिए इतना ही काफी है, बाकी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस वहां पे। ठीक है, बाकी यहाँ के लिए भी इतना ही काफी है कि कीमोट्रोपिज्म क्या है, इसमें जो स्टिमुलस है वो कौन है, केमिकल है, और जो पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है टुवर्ड्स द स्टिमुलस कर रही है, तो ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रो क्या है, वाटर। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, और वाटर कहाँ होता है ज्यादा, सॉइल में, तो जो रूट की ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स द वाटर, दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स वाटर। एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, प्लांट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द वाटर। तो ये जो प्लांट के पार्ट की मूवमेंट है, स्टेम की मूवमेंट है, ये कौन सी ट्रोपिज्म शो कर रही है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर। तो ये एक और है थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मो का मतलब है टच। टच, यहाँ जो स्टिमुलस है ना वो क्या है, टच। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स इतने वीक होते हैं, जैसे पी प्लांट पे आपने देखा होगा, तो उसके लिए उस प्लांट से ना इस तरह से टेंड्रिल्स निकलते हैं, और ये टेंड्रिल जो है इनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, टच चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टिक हो गया है ना, तो ये जो स्टिक है ना ये क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ये क्या एक टच प्रोवाइड कर रहा है इस प्लांट को, दिस इज थिग्मोट्रोपिज्म। Tendrils are thin thread-like structure in climbing plants that help them attach to support. They are sensitive to touch and show positive thigmotropism, meaning they grow towards the object they touch. जिस प्लांट को टच करेगा उसके टुवर्ड ग्रो करेगी, इट शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब ही क्या है, टच। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच। तो ये डिफरेंट टाइप के ट्रोपिज्म हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट हमने कर ली, नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा था, नेस्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ शो नहीं हो रही थी। ठीक है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट में तो ग्रोथ हो रही थी, बट नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ शो नहीं करता। ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टच मी नोट का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, तो टच मी नोट इट इज सेंसिटिव टू टच, दैट इज कॉल्ड नेस्टिव, सॉरी दैट इज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो नेस्टिक मूवमेंट भी ना दो टाइप की है, एक है थिग्मोनेस्टी, एक है फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी मतलब टच, थिग्मो क्या है, टच, मतलब टच मी नोट को जैसे ही आप टच कर रहे हो ना तो प्लांट बंद हो जा रहा है ना। पहले ऐसा था, जैसे आपने टच किया तो इसकी लीव्स बंद होगी, तो दिस इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, रिस्पॉन्स टू टच, सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका और चुई मुई, इसका जो साइंटिफिक नेम है टच मी नोट का, दैट इज मिमोसा पुडिका। टचिंग द लीफ कॉजेज देम टू फोल्ड एंड ड्रूप क्विकली। फोटोनेस्टी क्या है, फोटो से ही समझ आ रहा है आपको, लाइट की तरफ, इसका जो स्टिमुलस है वो लाइट है। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट में ओपन हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेंड्लियन जो है ना, ये सनलाइट में ओपन हो जाएगा और रात के अंधेरे में बंद हो जाएगा। वहीं एक और प्लांट है मून फ्लावर और इवनिंग प्रिमोर्स, ये मून फ्लावर है, ये क्या करता है, रात के टाइम में खुल जाता है और दिन में बंद हो जाता है। तो ये स्टिमुलस ही है ना, लाइट ही स्टिमुलाई है इसमें। यहाँ पे ये डार्क मतलब लाइट की प्रेजेंस में खुल रहा है, और यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में बंद हो जा रहा है, ये वाला मून प्लांट है ना, मून फ्लावर सॉरी। तो ये क्या है, फोटोनेस्टी, मतलब यहाँ नॉन डायरेक्शन मूवमेंट है ये भी। एंड फ्लावर्स ओपन व्हेन द इनर पेटल सरफेस ग्रो मोर क्लोज व्हेन द आउटर सरफेस ग्रो मोर। डेंड्लियन एंड ट्यूलिप ओपन इन लाइट
मून फ्लावर और इवनिंग प्रमोट्स ओपन इन डार्क, ठीक है, क्लोज इन सन। तो दिस इज टू टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, थिग्मोनेस्टी जो कि टच मी नॉट प्लांट है, फोटोनेस्टी के एग्जांपल हो गए मूनफ्लावर, डेंड्लियन और ट्यूलिप। क्लियर, नेस्टिक मूवमेंट भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। उससे पहले ये डिफरेंस देख लो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट का। ट्रॉपिक मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये ग्रोथ डिपेंडेंट है और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ट्रॉपिक मूवमेंट, जबकि नेस्टिक मूवमेंट जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे ही आपने टच मी नॉट प्लांट को टच किया वो बंद हो गया, जैसे आप फिंगर हटाओगे वो फिर से खुल जाएगा। तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड टेम्पररी प्रोसेस। ये स्लो एक्शन होता है और ये इमीडिएट एक्शन होता है, फास्ट एक्शन होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। अब जैसे हमने एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन डिस्कस किए, एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रही थी, वैसे ही डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन 3 स्टेजेस। जो प्लांट की ग्रोथ है ना वो 3 स्टेजेस में होती है। सेल डिवीजन, पहले सेल डिवीजन होगा, उसके बाद सेल एनलार्जमेंट होगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सेल बिकम स्पेशलाइज स्पेसिफिक फंक्शन। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स है, कौन कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन एंड इथाइलिन। ये 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। हर हार्मोन का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सिन से। ऑक्सिन क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है शूट्स में, ठीक है। इट कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म लाइट एंड जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी। मतलब ये जो ऑक्सिन है ना ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है। जब क्या होता है लाइट इस पे गिरेगी तो जिस पोर्शन पे लाइट गिर रही है वो इस तरह से बेंड हो जाता है। ये देखो जहां पे लाइट गिर रही है बेंड हो जाएगा, और ये शेडिड एरिया है, यहाँ से ये थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। दैट्स वाई ये क्या करता है? बेंड करता है। शेडिड एरिया यहाँ से एनलार्ज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, दैट्स वाई इस तरह बेंड होके इसकी जो ग्रोथ है इस तरह से हो रही है। मतलब इस पोर्शन में लाइट आ रही है, इस पोर्शन में लाइट नहीं आ रही है, शेडिड एरिया है, और ये शेडिड एरिया जो है ना बेंड हो जाता है, इस तरह से बेंड होता है। तो इस तरह से इलोंगेशन होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और स्टेम जो इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। When light falls on one side, oxygen moves to shady side, cells grow longer, stem bends toward light. It helps in fruit development. ऑक्सिन जो है शूट्स की इलोंगेशन में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ऑक्सिन। जिबरलिन की बात करें, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। इट प्रमोट फ्लावरिंग एंड प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट। थर्ड टाइप का हार्मोन है साइटोकाइनिन। इट प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है ये ग्रोथ को रोकता है। जैसे ऑक्सिन जो था ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, बट जो एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। जब ऑपोजिट टू ऑक्सिन और जिबरलिन, ऑक्सिन और जिबरलिन से, इसको कई कई जगहों पे गिबरलिन भी कहते हैं कई लोग, कई गिबरलिन कहते हैं, कई जिबरलिन कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑपोजिट टू ऑक्सिन एंड जिबरलिन। जैसे ऑक्सिन और जिबरलिन ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, इंड्यूस डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, एक्ट एज स्ट्रेस हार्मोन। मतलब जब मान लीजिए कोई प्लांट है उसको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल रही है या वाटर नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम जो प्लांट है ना स्ट्रेस में चला जाएगा। देखो प्लांट्स को भी स्ट्रेस हो रही है यहाँ पे, है ना। तो स्ट्रेस में चला जाता है, तो उस टाइम क्या करता है ये जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और जो सूखे जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे जैसे लीव्स होंगे एक्स्ट्रा पार्ट उनको झाड़ देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा वाटर नहीं है, ज्यादा सनलाइट नहीं है, प्लांट के वो इतनी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहा। तो दैट्स वाई जो अनवांटेड लीव्स होंगी ना उनको वो गिरा देगा, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, क्लोज टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस टू रिड्यूस वाटर लॉस। टोमेटा को बंद कर देता है ताकि वाटर लॉस ना हो पाए। तो ये किसका काम है? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिट हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, लीफ फॉल और एजिंग में भी हेल्प करता है इथाइलिन। अच्छा इथाइलिन आपने देखा होगा फ्रूट्स में जो इथाइलिन होता है ना, मान लो आपके पास कोई कच्चा मैंगो है या कोई भी कच्चा फ्रूट है, जैसे आप उसको एक अखबार में अच्छे से रैप कर दोगे तो ये जो इथाइलिन सिक्रीट होगा ना मैंगो से, ये बाहर तो जा नहीं पाएगा, रिलीज तो होगा नहीं इथाइलिन। तो इथाइलिन इतना ज्यादा यहाँ सिक्रीट हो जाएगा कि आम अपने आप इस गैस की हेल्प से पक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है कौन? इथाइलिन। इसलिए हम
फ्रूट्स को अगर हमें पकाना हो तो हम पेपर में रैप करके अच्छे से रख देते हैं ताकि वो अपने आप पक जाए, है ना। दिस इज इथाइलिन हार्मोन। तो ये 5 हॉर्मोन्स हैं। पांचों हार्मोन हमने देखे। ऑक्सिन क्या करता है, शूट की टिप्स पे प्रेजेंट होता है, प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। जिबरलिन जो है स्टेम रीजन पे प्रेजेंट होता है, ये भी स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है जिबरलिन। साइटोकाइनिन जो है फूड और सीड को बनने में हेल्प करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वेरियस प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग, प्रमोट लीफ फॉल एंड एजिंग। तो ये जो हॉर्मोन्स थे प्लांट्स के वो भी हमने देख लिए। 5 इंपॉर्टेंट टाइप के हार्मोन है, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। हमने चैप्टर कर लिया कंप्लीट। क्या क्या कर लिया, नर्वस सिस्टम कर लिया हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा, एंडोक्राइन सिस्टम देखा, प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो देखी, 2 टाइप की मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, उसके अलावा कुछ प्लांट के हॉर्मोन्स किए एंड हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। सॉरी, आपने बोला ये मैम की खांसी ही नहीं जा रही, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। चलिए, तो वट यू हैव लर्न, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, जैसा कि हम हर चैप्टर में वाइंड अप करते हैं लास्ट में, कि जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए ना वैसे उसी हिसाब से वाइंड अप करते हैं। फिर अभी हम एक्सरसाइज पोर्शन भी देखेंगे कि एक्सरसाइज जो है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक बारी जल्दी से क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस के नोट्स खुद से बना सकते हो, क्योंकि डिस्कस तो हम कर ही लेते हैं, तो आप अगर खुद से बनाओगे ना तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एंड में जब पेपर के टाइम पे आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो काम चोरी मत करना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आज जैसे मैंने डिस्कस किए, तो आज आप एक बार फिर से वीडियो, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लो, फिर से एक बार नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से नोट्स देख लो, एंड फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस हमने किए होंगे उन क्वेश्चन आंसर को आप खुद से कॉपी कर लिया करो, ठीक है। एक नोटबुक लगा लेना, उस पर सारे क्वेश्चन आंसर लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना, एंड में उसको रिवाइज कर लेना, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा रिवीजन के लिए। आपकी एनसीईआरटी जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें कर रहे हैं। और आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो 99% जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, है ना। 1% तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। चलिए, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन इन आवर बॉडी। मतलब जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है हमारी बॉडी में, ये कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे हॉर्मोन्स मिलके कर रहे हैं। देयर रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। 3 टाइप के एक्शन हमने देखे। वॉलंटरी एक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, एंड मतलब वॉलंटरी एक्शन भी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है हमारा। अच्छा, वॉलंटरी एक्शन हमारा कौन सा ब्रेन कर रहा था, तो फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहा था, और इनवॉलंटरी एक्शन कौन कर रहा था, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहे थे, है ना। तो वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन हमने किया था। अच्छा, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस था, तो इनवॉलंटरी एक्शन जो था वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कोड। कौन करता है, स्पाइनल कोड। ऑल्दो ये मैसेज भेज देता है ब्रेन को, ब्रेन के पास रिकॉर्ड रहता है, बट जो कंट्रोल कर रहा है वो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू ट्रांजिट मैसेज। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और जो साइनैप्स एरिया है वहां पे फिर वो फिर से केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही नेक्स्ट डेंड्राइट आएंगे फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द नर्वस सिस्टम गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन, एक्ट थ्रू आवर मसल्स। नर्वस सिस्टम जो है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सेंस ऑर्गन से, जैसे रिसेप्टर से, है ना। किसी चीज को आपने टच किया, ये कैंडल है, आपने टच किया, रिसेप्टर्स ने फील किया, आपके स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने रिसीव किया, रिसेप्टर्स ने फिर ये मैसेज भेज देंगे न्यूरॉन के पास। कौन से न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन, है ना। सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजेगा मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर ये वापस मैसेज जो हमारे रिसेप्टर्स के बाद जाएगा कि अपने हाथ को हटाओ, ये जो अफेक्ट कराएगा, अफेक्टर मसल अफेक्ट कराएगा इसको, है ना। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर पे जो मैसेज जाएगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, और इंटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन मेंटेन करता है ना।
आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अभी मैं ये सारी चीज़ें चैप्टर में ही पढ़ा के आई हूँ, कुछ बाहर से नहीं लिया है ना। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा चैप्टर तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वैसे ही प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। अब ये जो हार्मोन्स हैं जो रिलीज कर रहे थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट हार्मोन्स हमने पढ़े अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। अगर एनिमल की बात करूँ तो ह्यूमंस की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में, सॉरी ब्रेन में, मेरे मुंह में बार बार माइंड ही आ रहा है, हमारे ब्रेन में जो ब्रेन की बेस पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करती है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। उसके बाद हमारे ब्रेन से नीचे आ जाओ, गले वाले रीजन पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट थी जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर रही थी। थायराइड में ही पैराथायराइड ग्लैंड्स एम्बेडेड होती हैं। पैराथायराइड जो कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को रेगुलेट करती हैं हमारे ब्लड में। पैराथायराइड के बाद गले के बाद चेस्ट रीजन पे आ जाओ जहाँ पे थाइमस प्रेजेंट है। और थाइमस छोटे बच्चों में बड़ा होता है और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे, मतलब प्यूबर्टी के बाद वो श्रिंक हो जाता है। थाइमस क्या करता है, इम्यून सिस्टम में हमारी हेल्प करता है। अब चेस्ट रीजन के बाद नेक्स्ट ग्लैंड थी हमारी पेनक्रियाज, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह बिहेव करती है, दैट्स वाई इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट कर रही थी, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागन सिक्रीट करती है ये ग्लूकागन। पेनक्रियाज के बाद नेक्स्ट जो हार्मोन था, नेक्स्ट जो ग्लैंड थी, दैट वाज ऑन किडनी पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एड्रीनल ग्लैंड जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, और इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी की टॉप पे प्रेजेंट होती है दो ग्लैंड्स। उसके अलावा मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है। फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है ओवरी, है ना। तो ये सारे हार्मोन्स हमने देखे। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म देखा था कि जो हमारे फीडबैक मैकेनिज्म है ये रेगुलेट करता है हार्मोन्स के एक्शन को, कि कितना हार्मोन सिक्रीट होना है, किस टाइम पे सिक्रीट होना है ना। तो ये कौन सिक्रीट कर रहा था, ये सिक्रीट कर रहा था, मतलब ये इसको कौन कंट्रोल करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहा है कि कहाँ पे कितना हार्मोन सिक्रीट होना है, इसको रेगुलेट करता है। क्लियर। तो उसके अलावा हमने किए प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन 5 टाइप की डिस्कस किए हमने, हर हार्मोन का अपना डिफरेंट डिफरेंट काम है। और प्लांट्स की मूवमेंट 2 टाइप की थी, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, इट इज सेंसिटिव टू टच। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पोर्शन पे, देखते हैं आपको कितना समझ में आया ये चैप्टर। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले खुद से आंसर बताओगे आप। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन तो एनिमल हार्मोन है जो कि हमारा पेनक्रियास सिक्रीट करता है। थायरोक्सिन तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन ओवरी सिक्रीट करती हैं। साइटोकाइनिन जो है दिस इज प्लांट हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सेकंड है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के गैप को क्या कहते थे, ये नर्व एंडिंग्स थी इस तरह से, ये साइटोन था और ये एक्सोन था यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट सेल की डेंड्राइट्स प्रेजेंट थी, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट प्रेजेंट थे और फिर इस तरह से नर्व सेल्स। तो इन दोनों के गैप को, यहाँ जो गैप था इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनैप्स। क्लियर। डेंड्राइट तो ये वाला रीजन है जहां से वो सिग्नल कलेक्ट करता है, केमिकल सिग्नल, और एक्सोन तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करते हैं नर्व एंडिंग्स तक। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये जो स्पेस था, यहाँ पे इस स्पेस को एक्चुअली हम कहते हैं साइनाप्स। और साइनाप्स में जो एक जंक्शन है, एक तो है कि जो लास्ट न्यूरॉन जिस मसल के साथ अटैच था वो था इंटरमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, वो तो इंटर नहीं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और एक था, हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे थे, केमिकल सिग्नल को, सॉरी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। और ये केमिकल सिग्नल ही ये डेंड्राइट्स कलेक्ट कर रही थी। केमिकल सिग्नल अंदर सेल बॉडी में जा रहा था और कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। और क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फास्ट ट्रेवल करते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है।
है ना। उसके अलावा द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन? थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। बॉडी को कौन बैलेंस कर रहा था? सेरेबैलम। थिंकिंग कौन करता है? थिंकिंग इमोशंस कौन रेगुलेट करता है? हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिबैरम। इमोशंस को, इंटेलिजेंस को सेरिबैरम रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? तो क्या फंक्शन है रिसेप्टर्स का बॉडी, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं एक्चुअली? देखो रिसेप्टर्स ना, रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी स्किन है, स्किन रिसेप्टर्स स्टिमुलस को फील करते हैं, स्टिमुलस को ले रहे थे, और स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस को लेके वो हमारे न्यूरॉन के थ्रू होता हुआ, नर्व इंपल्स के थ्रू होता हुआ हमारे ब्रेन तक मैसेज आता। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मैसेज को कलेक्ट करते हैं, मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन तक लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से मैसेज भेजेगा एक्सोन न्यूरॉन के थ्रू, और फिर वो रिसेप्टर तक जाएगा, अफेक्टर मसल उसको अफेक्ट कराएगा, है ना। तो थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज? ऐसी कौन सी, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ऐसी सिचुएशन सोचो जहां रिसेप्टर्स जो है काम नहीं करेंगे, बट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, ठीक है। तो अगर हमारे रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर रिसेप्टर्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हमारे माइंड मतलब हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल्स नहीं पहुंच पाएंगे, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे, और ब्रेन हमें कमांड नहीं कर पाएगा कि हमें क्या करना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है ना, और हमारी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो आई होप स्ट्रक्चर आप बना सकते हो न्यूरॉन का इस तरह से। ये वैसे इतना अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे डेंड्राइट प्रेजेंट है ना, और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, एंड यहाँ से केमिकल सिग्नल्स आएंगे, केमिकल सिग्नल न्यूक्लियस पे जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस रीजन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ एक्सोन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक्सोन के पास माइलिन शीथ प्रेजेंट है, कवरिंग है माइलिन शीथ की। तो यहाँ एक्सोन है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे, माइलिन शीथ इसकी कवरिंग है, और आगे नर्व एंडिंग्स है, ये नर्व एंडिंग्स है जहाँ से नर्व एंडिंग, जहां से मैसेज जो है ट्रांसफर होगा केमिकल की, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, और फिर से यहाँ पे ये जो रीजन है साइनैप्स रीजन, केमिकल जो केमिकल में, केमिकल सिक्रीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो न्यूरॉन का डायग्राम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो सबके फंक्शन आपको बताने हैं, जो मैंने बता दिया वही आपको लिखना है। डेंड्राइट के बारे में लिखोगे, एक्सोन के बारे में लिखोगे, सोमा सेल रीजन न्यूक्लियस के बारे में लिखोगे, उसके अलावा माइलिन शीथ और नर्व एंडिंग के बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि इतना तो भी आपको पता चल ही गया होगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स? प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है? तो जो फोटोट्रोपिज्म है ना, फोटो मतलब लाइट, है ना, फोटो मतलब लाइट, तो फोटोट्रोपिज्म टू टाइप्स का होगा। ऐसा ट्रोपिज्म मतलब यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है? लाइट है ना। और अगर प्लांट जो है लाइट की तरफ ग्रो करेगा, अगर प्लांट की स्टेम लाइट की तरफ ग्रो कर रही है तो दिस इज पॉजिटिव ट्रोपिज्म, और प्लांट्स की जो रूट्स हैं अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो करेंगे तो दिस इज नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो ये सनलाइट है, सनलाइट की तरफ अगर प्लांट ग्रो करेगा तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म, सनलाइट के अवे अगर ग्रो करेगा तो नेगेटिव ट्रोपिज्म, फॉर एग्जांपल रूट्स। नेक्स्ट है हाउ डज, सॉरी 7th क्वेश्चन है, विच सिग्नल विल गेट डिस्टरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? कौन से सिग्नल जो है डिसरप्ट होंगे स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर हो गया तो? देखो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन कर रहा था? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो सडन रिएक्ट हम चीजों को करते हैं उसमें स्पाइनल कोड ही हमारी हेल्प कर रहा है। तो अगर स्पाइनल कोड इंजर हो जाएगा तो वो जो हम क्योंकि रिस्पॉन्स कर रहे थे, जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जा रहे थे और ब्रेन से फिर न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए हमें अफेक्टर मसल के थ्रू हम रिस्पॉन्स कर रहे थे, हम वो नहीं कर पाएंगे अगर स्पाइनल कोड हमारा इंजर हो गया तो, है ना। नेक्स्ट है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स? केमिकल कोऑर्डिनेशन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स? सो प्लांट्स में जिस तरह हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम और
हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है मिलके काम करते हैं, वैसे ही हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स में हो रही है वो कैसे हो रही है प्लांट्स में, ठीक है। हाउ केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते होते हैं। हर हार्मोन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 हार्मोन्स किए। फर्स्ट था ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है, शूट की स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सेकंड हार्मोन था हमारा गिबरेलिन, जो कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है और ये भी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा थर्ड हमने किया था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एंड इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग। और एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हमारा हार्मोन था, दैट वाज एब्सिसिक एसिड, ABA लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स मिलके काम करते हैं, प्लांट्स में मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है? तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, इनवॉलंटरी एक्शंस को ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन रेगुलेट करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है, ठीक है। 11th है कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म मतलब नर्वस कंट्रोल और हार्मोन, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, जो 11th क्वेश्चन है नर्वस की बात करूं, नर्वस सिस्टम की, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है हमारा ब्रेन, एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हम पीछे काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, है ना। तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड नर्वस सिस्टम में क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी शॉर्ट, एकदम से रिस्पॉन्स होता है, बट कि हार्मोनल कंट्रोल जो है, हार्मोनल कंट्रोल के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जबकि नर्व इंपल्सेस आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, बस मैसेज कैरी करके लेके जा रहे हैं ब्रेन तक, ब्रेन उनके पास मैसेज भेज रहा है और वो फिर अफेक्टर तक लेके जा रहे हैं। एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन काफी रैपिड होता है नर्वस सिस्टम में, बट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है स्लो होता है इन केस ऑफ हार्मोन कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस आप कर देना, बाकी इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। देखो क्या है ना, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे ही बता रही हूँ आपको। हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया, हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, क्योंकि एक रिवीजन देख लिया। उसके अलावा एक्सरसाइज में आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है, तो इसलिए मैं आपसे ये एक्सरसाइज पोर्शन डिस्कस कर रही हूँ। डिस्कस नहीं भी करूंगी तब भी मैंने चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, इजी वे में आपको समझा पाऊं। तो अभी मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन कर दिए, अब इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, वो आप खुद से नोट्स बना सकते हो। अपनी लैंग्वेज में लिखना हो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी वहां से लिखना होगा वहां से लिख लेना, इट इज टोटली अप टू यू। बाकी जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से उतना मैं कर रही हूँ। बाकी हाँ, एक और चीज आप मुझे जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको कौन सा चाहिए। वैसे नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद मैंने सोच रखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट अगर आपको कोई और चैप्टर करना होगा तो वो आप मुझे कॉमेंट कर देना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेंगे, फिर उसके बाद ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर लेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी जितने भी चैप्टर हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो चलिए फिर 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। मतलब हमें डिफरेंस बताना है, मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट के पार्ट में जो मूवमेंट है और हमारी लेग्स की जो मूवमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो प्लांट्स की मूवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल टच मी नोट, प्लांट को आपने टच किया, वो एकदम से बंद हो गया है ना, इट इज स्टिमुलस टू टच, तो इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। बट अगर अपनी मूवमेंट की, लेग्स की मूवमेंट की बात करूँ ना, तो ये हमारा एक वॉलंटरी एक्शन है। क्लियर। जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई स्पेशल टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, वो उनके बीच में जो प्रोसेस होता है ना वो वाटर की मूवमेंट से ही होता है पूरा।
जबकि एनिमल ह्यूमन बींग्स में बात करूं, मूवमेंट ऑफ फ्लैग्स में अगर बात करूं, तो प्रॉपर हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रॉपर नर्व्स के साथ और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। प्लांट सेल्स के पास कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं होता, जबकि एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं विच हेल्प मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर की एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली, और अब इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो एक्सरसाइज मैंने अभी डिस्कस की है इसके आपको आंसर भी मिल जाएंगे, आंसर मैं ऐड कर दूंगी स्लाइड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा हो ना चैप्टर, एक बार फिर से वीडियो को जरूर सुनना, एंड ये जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी ये नोट्स खुद से रीड आउट जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर एक पार्ट से, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, एनिमल हॉर्मोन्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, या फिर प्लांट हॉर्मोन्स हो, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।